मेरा नाम आदित्य है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरे माँ बाप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पर वे बिना सोचे समझे सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। घर में मैं ही उनकी दुनिया था। मम्मी पापा की सबसे बड़ी इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए और वे बहू को घर में लाकर चैन से सांस ले। मैं अभी अभी 22 साल का हुआ था। नौकरी को भी मुश्किल से 4 महीने हुए थे। लेकिन मेरे माता पिता की खुशी मेरी शादी से जुड़ी थी। इसलिए मैंने भी सोच लिया कि अगर उन्हें यही खुशी चाहिए तो मैं भी उनकी इस खुशी के लिए तैयार हूँ। मैंने मम्मी पापा से कह दिया था, आपको जो लड़की पसंद हो वही मेरी पसंद होगी। यानी मैंने फैसला पूरी तरह उनके हाथों में छोड़ दिया था। माँ पापा जोर शोर से रिश्ते तलाश रहे थे। रिश्तेदारों से मिलना जुलना, गांव शहर में लोगों से पूछताछ, हर जगह खोज जारी थी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मम्मी पापा अपने एक करीबी रिश्तेदार की शादी से लौट रहे थे। रात का समय था, सड़क सुनसान थी। अचानक रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। मम्मी तो वहीं मौके पर ही चल बसी। पापा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। मैं जैसे ही खबर सुनकर अस्पताल पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन पापा भी अगले ही दिन हमें छोड़कर चले गए। मेरे सिर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मेरा हंसता खेलता परिवार एक ही झटके में उजड़ गया। मैं टूट गया था। घर की दीवारें सूनी हो गई थी। लेकिन पापा ने अंतिम सांस लेने से पहले मुझे एक बात कही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा था, आदित्य, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो एक वादा करो। जिस शादी से हम लौट रहे थे वहां मेरी बचपन की दोस्त की बेटी भी आई थी। उसके माँ बाप एक हादसे में गुजर चुके हैं। वो अब अपने चाचा चाची के साथ रहती है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। उसका नाम सृष्टि है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। वो अब अनाथ है, उसे सहारा दो। मेरे दोस्त की आखिरी निशानी है। मैं नहीं चाहता कि वो अकेली रह जाए। मैंने पापा की आंखों में देखा। उन आंखों में आखिरी इच्छा की लकीरें थीं। मैंने तुरंत वादा किया, हाँ पापा, मैं सृष्टि से ही शादी करूंगा। और पापा ने थोड़ी ही देर में अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। मम्मी पापा के गुजरे 2 महीने हो गए थे। मैं अब भी उनके बिना सूना सूना महसूस करता था। लेकिन उनके वादे को पूरा करने के लिए मैंने हिम्मत जुटाई और सृष्टि के चाचा के घर चला गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई, पापा की आखिरी इच्छा, उनका वादा। सुनकर सृष्टि के चाचा चाची भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारे पिताजी ने हमसे शादी में ये बात कही थी। हमें भी लगता है कि यही ठीक होगा। कुछ ही दिनों में रिश्ते की बात पक्की हो गई और फिर मेरी और सृष्टि की शादी धूमधाम से हो गई। सृष्टि बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। वो अपने हर काम में परिपक्वता दिखाती थी। धीरे धीरे उसका व्यवहार मुझे अच्छा लगने लगा। हालांकि ये अरेंज मैरिज थी, परंतु उसका सरल और प्यार भरा स्वभाव मेरा दिल जीत रहा था। धीरे धीरे मैं उसकी मोहब्बत में डूबने लगा। मेरी जिंदगी में फिर से रंग लौटने लगे थे। लेकिन असली समस्या की शुरुआत अभी बाकी थी। शादी के 3 महीने बाद ही पता चला कि सृष्टि गर्भवती है। ये खबर सुनकर घर में खुशी का माहौल बन गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सृष्टि बहुत कमज़ोर है, उसे पूरा आराम चाहिए। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो सृष्टि और बच्चे दोनों की सेहत खतरे में पड़ सकती है। अब समस्या ये थी कि घर में और कोई नहीं था। मम्मी पापा दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। मैं नौकरी पर जाता था। घर की देखभाल और सृष्टि की सेवा एक साथ मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने मजबूरी में ये बात सृष्टि की चाची से कही। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम ऐसा करो, सृष्टि की छोटी बहन रिया को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगी। रिया सृष्टि की चचेरी बहन थी। उम्र करीब 18 साल, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक। जब मैं उसे पहली बार मिला तो वो हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखती रही। उसकी मासूम मुस्कान में कुछ अजीब सा आकर्षण था। चाची ने उसे समझाया, रिया, बहन को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। आदित्य के घर जाकर उसकी मदद करो। रिया ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने कपड़े बैग में डालकर बाहर आ गई। मैं बाइक से आया था। मैंने उसका बैग आगे रखा और कहा, बैठ जाओ। रिया हिचकिचाते हुए पीछे बैठ गई। जैसे ही बाइक चली, उसने मेरे कंधों को हल्के से पकड़ लिया। ये तो सामान्य बात थी, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद उसने अपने हाथ मेरे कंधों से हटाकर मेरी कमर पर रख दिए। धीरे धीरे उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। मुझे झटका सा लगा।
एक 18 साल की लड़की जो मेरी पत्नी की बहन जैसी थी, उसका यूं करीब आना अजीब लग रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सवाल जरूर उठे। रिया की मुस्कान, उसका शर्माना और फिर यूं कमर पकड़ लेना, ये सब बातें सामान्य नहीं थी। घर आने के बाद रिया ने तुरंत काम संभाल लिया। सृष्टि के लिए दवाइयाँ, खाने पीने का ध्यान, घर की साफ सफाई, सब कुछ। लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सा लगाव झलकता था। जब भी मैं कमरे में आता, वो मुझे गहराई से देखती रहती थी। एक दिन मैंने देखा कि वो रसोई में खड़ी होकर बार बार मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख रही थी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो एकदम से शर्मा गई और भाग गई। उसकी ये हरकत मेरे दिल में सवाल छोड़ गई। सृष्टि को रिया की मौजूदगी से काफी सहारा मिला था, लेकिन मुझे लगने लगा था कि रिया के दिल में कुछ और चल रहा है। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर मुझे देखकर शर्मा जाती। जब मैं ऑफिस से लौटता तो दरवाजे पर सबसे पहले वही खड़ी मिलती। उसकी आंखों में एक चमक होती जो सामान्य बहन जैसी नहीं लगती थी। मैंने कई बार सोचा कि शायद ये मेरी गलतफहमी हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। रिया अब घर में पूरी तरह रम चुकी थी। उसकी मौजूदगी से सृष्टि को राहत मिल रही थी। वो दिन भर रिया पर निर्भर रहती। खाना, दवाई, कामकाज सब वही संभालती। लेकिन मैं रोज रोज महसूस करने लगा कि रिया का व्यवहार मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा रहा है। कभी वो मेरी शर्ट प्रेस करके रख देती, तो कभी मेरे ऑफिस के लिए टिफिन बड़े ध्यान से सजाती, तो कभी मेरी पसंद का खाना बनाकर सृष्टि से तारीफ करवा देती। शुरू में ये सब मुझे सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब लगने लगी। एक शाम मैं ऑफिस से लौटा तो रिया दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही मैंने बैग रखा, वो बोली, भैया आज बहुत थक गए होंगे, चाय बनाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो तुरंत रसोई में भाग गई और चाय बनाकर ले आई। लेकिन चाय का कप मुझे देते समय उसने हल्के से मेरी उंगलियों को छू लिया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैं चौंक गया। क्या ये संयोग था या जानबूझकर किया गया? सृष्टि भी वहीं बैठी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। सृष्टि का पूरा ध्यान अपने गर्भ और सेहत पर था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि रिया का मेरे प्रति कैसा रवैया है। एक रात सृष्टि ने खुद कहा, आदित्य, तुम्हें पता है रिया मेरे लिए कितनी बड़ी मदद है? अगर वो ना होती तो शायद मैं इतने आराम से ये समय नहीं निकाल पाती। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन में उथल पुथल मची थी। एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए जल्दी में तैयार हो रहा था। मेरी टाई कहीं नहीं मिल रही थी। मैं इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी रिया आई और मुस्कुराते हुए बोली, ये रही आपकी टाई, मैंने कल ही प्रेस करके रखी थी। उसने टाई मेरे गले में डाल दी और बड़े आराम से गांठ लगाने लगी। मैं अचंभे में खड़ा रहा। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, अब आप ऑफिस में सबसे स्मार्ट लगेंगे। इतना कहते ही उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी टाई को सीधा किया और पीछे हट गई। मैं हक्का बक्का था। तभी सृष्टि कमरे में आई। सृष्टि, अरे वाह रिया, तुम तो आदित्य का पूरा ख्याल रख रही हो। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, जीजाजी तो वैसे ही स्मार्ट हैं, मैंने तो बस थोड़ा काम आसान कर दिया। सृष्टि खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन थी। घर में रिया की मौजूदगी पर पड़ोस की महिलाओं की नजरें भी टिक गई थी। एक दिन पड़ोसन कमला आंटी आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा आदित्य, एक बात कहूं, लोग बातें बना रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारी साली रिया का घर पर ज्यादा आना जाना ठीक नहीं है। लड़की जवान है, लोगों की जुबान को कौन रोकेगा? मैंने शर्मिंदगी में सिर झुका लिया। लेकिन सृष्टि को जब ये बात पता चली तो उसने हंसते हुए कहा, लोगों का काम है कहना आदित्य, हमें क्या फर्क पड़ता है, रिया तो मेरी बहन जैसी है। मैं चुप रहा, लेकिन मुझे अंदर से बेचैनी होने लगी। रिया अब मेरे आसपास ज्यादा समय बिताने लगी। कभी किताब लेकर मेरे पास बैठ जाती, कभी टीवी का रिमोट छीनकर मेरी पसंद का चैनल लगाती, कभी मेरी शर्ट पर बटन ठीक कर देती, तो कभी बाल संवारने की बात कहती। मैंने एक दो बार टोकना चाहा, लेकिन उसकी मासूम आंखें और सृष्टि की खुशी देखकर चुप रह गया। धीरे धीरे सृष्टि को भी बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन उसने हल्के से मुझसे कहा, आदित्य, क्या तुम्हें लगता है रिया थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही है? मैं चौंक गया। क्यों? सृष्टि ने संकोच से कहा, बस ऐसे ही, वो जब भी तुमसे बात करती है तो जरा ज्यादा ही हंसती है। मुझे लगता है उसकी उम्र की लड़कियां जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। कहीं उसका लगाव तुम्हें लेकिन बढ़ ना जाए। मैंने तुरंत सृष्टि को समझाया, तुम्हें फिजूल लग रहा है, रिया भी बच्ची है। लेकिन मेरे दिल में भी यही सवाल गूंज रहा था। एक रात में देर तक ऑफिस का काम कर रहा था। सृष्टि सो चुकी थी। रिया पानी लेकर आई और बोली, भैया आप इतना काम मत किया करो, थक जाओगे। उसने गिलास मेरे हाथ में दिया, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे।
मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, रिया क्या हुआ? रिया, कुछ नहीं, बस कभी कभी लगता है कि मैं सबके लिए बोझ हूं। यहां भी आपकी और दीदी की जिंदगी में दखल दे रही हूं। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। रिया, तुम गलत सोच रही हो, तुम तो हमारे लिए मददगार हो। लेकिन तभी वो अचानक बोली, आदित्य भैया, सच कहूं तो मैं आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करती हूं। मेरे कान सुन पड़ गए। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करते समय सृष्टि ने अचानक कहा, आदित्य, कल रात मैंने रिया और तुम्हारी बातें सुनी। मैं घबरा गया। क्या मतलब? सृष्टि ने आंखों में आंसू भरकर कहा, रिया तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव रखने लगी है और तुम उसे समझाने की बजाय चुप रहे। मैंने सफाई दी, नहीं सृष्टि, तुम गलत समझ रही हो, मैं रिया को सिर्फ तुम्हारी बहन मानता हूं। लेकिन सृष्टि का मन खट्टा हो चुका था। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि आदित्य की साली रिया उसके घर पर रह रही है और अक्सर दोनों को लोग साथ में देखते हैं। किसी ने ये बात सृष्टि तक पहुंचा दी। सृष्टि ने गुस्से में कहा, आदित्य, अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। या तो रिया अपने घर जाएगी या मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने रिया को बुलाकर साफ कहा, रिया, तुम्हें अब वापस जाना होगा। लोग बातें बना रहे हैं और सृष्टि भी परेशान है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया, तो क्या मैं सचमुच बोझ हूं? मैंने सख्त लहजे में कहा। रिया, मैंने हमेशा तुम्हें बहन समझा है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कुछ और है तो वो गलत है। उसने रोते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिल को कौन समझाए? ये कहकर वो कमरे में चली गई। रिया के जाने की बात सुनकर सृष्टि थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया। उसने मुझसे कहा, आदित्य, मुझे नहीं पता रिया अब क्या करेगी। उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सी जिद नजर आती है। मैंने उसे ढांढस बंधाया, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन मन ही मन मैं भी परेशान था। रिया कमरे में बैठी रो रही थी। मैंने और सृष्टि ने ये ठान लिया था कि अब उसे वापस भेजना ही पड़ेगा, लेकिन उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ जो जिद थी वो मुझे कहीं ना कहीं डरा रही थी। अगले दिन जब मैंने कहा कि शाम को मैं उसे उसके चाचा चाची के घर छोड़ आऊंगा, तो रिया ने अचानक कहा, रिया, जीजा जी, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ बोझ हूं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी वजह से दीदी की जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। मैंने देखा है कि आप दोनों के बीच दूरियां आ रही हैं और ये दूरियां अब और बढ़ेंगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सृष्टि ये सुनकर और गुस्से में आ गई। रिया, तुम अपने घर जाओ और हमें हमारी जिंदगी जीने दो। रिया ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हार मानने जैसा भाव नहीं था। मोहल्ले की औरतों की चुगली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी मैं बाहर निकलता, 2-4 लोग इशारों में बातें करने लगते। देखा, आदित्य की साली कितनी देर तक वही रहती है। अब भला लोग क्या कहें, जवान लड़की घर में रहे तो बदनामी तो होगी ही। ये बातें मेरे कानों तक भी पहुंचती थीं। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मेरे पुराने दोस्त अरुण ने मुझे रोक लिया। अरुण, यार, मैं दोस्ती में कह रहा हूं, लोगों की नजरों से बचो। तेरे घर की इज्जत दांव पर है। साली हो या कोई और, लोग बदनाम करने में देर नहीं लगाते। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी। मुझे लगा कि सृष्टि ही सही कह रही थी। गर्भवती होने की वजह से सृष्टि वैसे ही तनाव में रहती, ऊपर से रिया की हरकतें और मोहल्ले की बातें उसे अंदर से तोड़ रही थी। वो अक्सर मुझसे कहती, आदित्य, मुझे डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन भी बदल जाए। मैं हर बार उसे भरोसा देता, नहीं सृष्टि, तुम ही मेरी पत्नी हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। लेकिन मैं जानता था कि हालात बिगड़ रहे हैं। रिया अब चुपचाप रहती थी, काम करती, लेकिन ज्यादा बातें नहीं करती, पर उसकी आंखों में अब भी अजीब सा स्नेह और जिद छिपी रहती। एक रात जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि रिया ने पूरे घर को सजाया था, मोमबत्तियां, फूल, सब कुछ। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, रिया, ये सब क्यों? वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, आज दीदी जल्दी सो गई, मैंने सोचा आपको अकेलापन महसूस ना हो तो थोड़ा माहौल बना दूं। उसकी बातें मेरे दिल में कांटे की तरह चुभीं। मैंने कहा, रिया, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि इसका क्या मतलब निकलता है? उसने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, जीजाजी, आपसे सच्चाई छुपा नहीं सकती, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं जैसे पत्थर का हो गया। अगले ही दिन मैंने सृष्टि को सब कुछ बता दिया। सृष्टि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सृष्टि ने पहले ही कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया।
अब देखो बात कहाँ तक पहुंच गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा। सृष्टि, मुझ पर यकीन करो, मैंने रिया को कभी गलत नज़र से नहीं देखा। मैं उसे सिर्फ तुम्हारी बहन मानता हूं। सृष्टि ने आंसू भरी आंखों से कहा। लेकिन रिया क्या मानती है, यही तो समस्या है। अंततः मैंने कठोर निर्णय लिया। मैंने रिया के चाचा चाची को बुलाया और सब सच बता दिया। वो भी हैरान रह गए। रिया की चाची, रिया, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था ताकि तुम दीदी की मदद करो, लेकिन तुमने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। रिया रोते हुए बोली, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। प्यार गलत नहीं होता। जीजाजी अच्छे इंसान हैं, उनसे मोहब्बत होना गुनाह नहीं है। मैंने सख्त लहजे में कहा, रिया, ये मोहब्बत नहीं, गलतफहमी है। तुम्हें अभी घर लौटना होगा। आखिरकार रिया अपना सामान लेकर चली गई। रिया के जाने के बाद घर में थोड़ी शांति लौटी। मोहल्ले की बातें भी धीरे धीरे थमने लगी। सृष्टि में थोड़ी संतुलित हुई और हमारे बीच की दूरी कम होने लगी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। करीब 1 महीने बाद अचानक रिया फिर से हमारे दरवाजे पर आ गई। उसके चेहरे पर थकान और आंसुओं के निशान थे। रिया बोली, दीदी, जीजाजी, मैं कहीं और नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यहाँ अपने परिवार की जरूरत है। सृष्टि उसे देखकर दंग रह गई। सृष्टि बोली, रिया, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारे कारण हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। रिया रोते हुए बोली, मैंने बहुत सोच लिया। मैं अब कोई गलती नहीं करूंगी। बस मुझे यहाँ रहने दो। मैं सिर्फ दीदी की सेवा करूंगी। सृष्टि दुविधा में पड़ गई। गर्भावस्था में उसे किसी की जरूरत थी। आखिरकार मेरे विरोध के बावजूद उसने रिया को रहने दिया। रिया ने वाकई अपना व्यवहार बदल लिया। अब वो सीधे सीधे मेरे पास नहीं आती थी, लेकिन उसके कामों से धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। वो सृष्टि से छोटी छोटी बातों पर बहस करती और फिर रोकर मुझे शिकायत सुनाती। दीदी मुझसे खुश नहीं रहती। मैं इतना करती हूँ, फिर भी मुझे ही गलत कहती हैं। धीरे धीरे सृष्टि को लगने लगा कि शायद मैं रिया की बातों पर ध्यान देता हूँ। एक रात सृष्टि ने कहा, आदित्य, मुझे लगता है रिया हम दोनों के बीच दरार डाल रही है। मैंने उसे शांत किया, लेकिन कहीं न कहीं मैं भी यही महसूस कर रहा था। एक दिन मोहल्ले में किसी ने सृष्टि से कह दिया, बहन जी, अपने बहन को संभालो। लोग कह रहे हैं कि उसका झुकाव आदित्य भैया की तरफ है। ये सुनकर सृष्टि का खून खौल उठा। उस रात उसने सीधा मुझसे कहा, आदित्य, या तो मैं इस घर में रहूंगी या रिया, फैसला तुम्हें करना होगा। मैंने रिया को साफ शब्दों में कहा, रिया, अब बहुत हो गया। तुम कल सुबह ही अपने घर जाओ। रिया का चेहरा एकदम बदल गया। रिया बोली, ठीक है जीजाजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं तो चली जाऊंगी, लेकिन याद रखिए, दीदी आपके पास होंगी, पर आपके दिल में हमेशा मेरी याद रहेगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगले दिन सुबह सृष्टि की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, मरीज बहुत कमजोर है, हमें दोनों की जान बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। मैं घबराया हुआ था, तभी पता चला कि सृष्टि की दवाइयों में कुछ गड़बड़ी हुई है। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, ये दवाइयां सही नहीं थीं, किसी ने जानबूझकर इन्हें बदल दिया है। मैं दंग रह गया। मेरा शक सीधे रिया पर गया, लेकिन वो पहले ही घर छोड़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद सृष्टि ठीक हुई और बच्चे को जन्म दिया। रिया का कोई पता नहीं चला, लेकिन मोहल्ले में खबर फैल गई कि वो अपने किसी दोस्त के साथ शहर छोड़कर चली गई है। धीरे धीरे हमें समझ आया कि उसकी मासूमियत के पीछे जिद और मोहब्बत का जहर छिपा था। सृष्टि ने मुझे कसकर पकड़ा और कहा, आदित्य, हमें अब सिर्फ अपने बच्चे और अपनी जिंदगी पर ध्यान देना है। अतीत को भूल जाओ। मैंने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। रिया एक ऐसा तूफान थी जिसने हमारे रिश्ते की नींव हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार पति पत्नी का विश्वास हर तूफान पर भारी पड़ा। रिश्तों में सबसे बड़ा आधार है भरोसा। बाहर की बातें और दूसरों का हस्तक्षेप अगर पति पत्नी के बीच आ जाए तो रिश्ते टूट सकते हैं। सच्चा प्यार वही है जो त्याग करना जानता है, ना कि किसी की जिंदगी को बर्बाद करना।